हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे भी एग्जाम से रिलेटेड जो भी वीडियोस या जो भी जानकारी है वो लगातार आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए, आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले बीते सेशन में जो हमने आप सभी के लिए एक अभ्यास प्रश्न दिया था उस पर बातचीत करते हैं कि उसका क्या सही उत्तर था। हालांकि कुछ स्टूडेंट ने उसका सही उत्तर दिया है, उसके बाद हम लोग आगे की बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले नजर डालते हैं बीते सप्ताह के अभ्यास प्रश्न यानी कि प्रैक्टिस क्वेश्चन पर। हमने आप सभी से पूछा था, अयोध्या में 2 दिवसीय साहित्य व कला महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? राज सदन, राम सदन, सीता सदन या यहां पर बाघ एक्सप्रेस दिया है तो यहां पर आप दशरथ सदन कर लीजिएगा। तो यहां पर ये जो 4 आपके विकल्प दिए हुए थे, इनमें से इस प्रश्न का जो सही उत्तर था यानी कि अयोध्या में जो 2 दिवसीय साहित्य एवं कला महोत्सव का आयोजन किया गया, ये राज सदन में किया गया था। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। तो यहां पर आप देखिए कि अयोध्या में जो राज सदन है, द राज सदन पैलेस, यहीं पर 21 और 22 मार्च 2025 को यहां पर कालजयी अयोध्या साहित्य व कला उत्सव के नाम से इसका आयोजन किया गया था। अगर हम बात करें तो इसका आयोजन जो है उत्तर प्रदेश का जो पर्यटन विभाग है उसके सहयोग से किया गया था। इसी के अंतर्गत यहां पर इसका उद्घाटन जो किया गया था राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया था। तो कहां पर यह राज्य सदन की अगर हम बात करें तो अयोध्या में जो राजघराना है वहीं पर उसी के अंतर्गत राज्य सदन में इसका आयोजन किया गया था। इसमें अयोध्या की जो सांस्कृतिक विरासत है इनको प्रदर्शित करने का एक प्रयास किया गया था। तो ये सारी बातें जो रही बीते सप्ताह के अभ्यास प्रश्न के बारे में रही। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखेंगे कि आज के सेशन का पहला प्रश्न आप सभी के लिए क्या बनाया गया है। लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक अति महत्वपूर्ण जानकारी कि जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा जो प्रीलिम्स आयोजित होने वाली है अक्टूबर में, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है और यहां पर उसकी डेट भी खत्म होने वाली है। हालांकि डेट खत्म हो चुकी थी, जिसे बढ़ाया गया है। तो अब आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज यह है कि किस तरह से बीते वर्ष के प्रीलिम्स को पेपर को देखते हुए कैसे आपको अपने आप को तैयार करना है, जिससे कि प्रीलिम्स को आप अच्छे से क्वालिफाई कर सके और न केवल प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर सके बल्कि मेंस में भी कैसे अच्छे आंसर लिख करके अपने सिलेक्शन को इंश्योर किया जाए। तो इसके लिए स्टडी आईक्यू पीसीएस की तरफ से यहां पर आप सभी के लिए फाउंडेशन निश्चय बैच 9 जो है ये लॉन्च किया गया है, जिसमें यहां की पूरी एक्सपर्ट फैकल्टी के गाइडेंस में स्ट्रेटेजिकली आपको प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस न केवल खत्म करवाया जाएगा बल्कि आपके सक्सेस को भी इंश्योर किया जाएगा। ध्यान रहे कि यहां पर जो एडमिशन क्लोज हो रहा है वो 31 ऑफ मार्च को हो रहा है, यानी कि बहुत कम समय है। इस अपॉर्चुनिटी को आप इनकैश करा सकते हैं। ध्यान रखिए कि यहां पर अगर आप एक देख रहे हैं कि इंड कोड लगा हुआ है, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो मात्र 10,999 में आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। लेकिन आप यहां पर सलमान लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप भी अगर अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो जुड़िए स्टडी आईक्यू टीम के साथ, सलमान लाइव कोड का इस्तेमाल करके फाउंडेशन निश्चय बैच में अपने आप को एनरोल करिए, जहां पर यहां की एक्सपर्ट फैकल्टी आपको न केवल स्ट्रेटेजिकली सिलेबस को कवर करवाएगी बल्कि एक साइंटिफिकली तौर पर फीडबैक देते हुए आपको टाइम टू टाइम यह भी बताया जाएगा कि कहां पर आपकी प्रिपरेशन में अभी कमी है और कैसे आपको और अच्छे तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना है, जिससे कि आपका सिलेक्शन इंश्योर हो सके। अब ये तो बात फाउंडेशन बैच की हो गई। इसके अलावा यहीं पर प्रीलिम्स के लिए ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जो प्रीलिम्स को लेकर के बहुत ही ज्यादा चिंतित होते हैं। तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर हम आपके लिए लेकर के आए हैं संजीवनी उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स बैच 2025, जिसमें आप सलमान लाइव कोड का इस्तेमाल अगर करेंगे तो यहां पर आपको जो ये अमाउंट दिख रहा है इसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, सलमान लाइव कोड का आप इस्तेमाल करके इस बैच में यानी कि संजीवनी उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स बैच 2025 में अपने आप को इनरोल कर सकते हैं, जिसमें आप न केवल यहां पर अपने
मन में जो भी प्रश्न है, यानी कि तमाम तरह के सबसे पहले हमारे मन में प्रश्न होते हैं कि क्या मैं एग्जाम को क्वालिफाई कर पाऊंगा तो कैसे करूंगा, क्या उसके सही रणनीति होनी चाहिए, कैसे पढ़ना है, या कम समय में ज्यादा चीजों को हम पढ़ते हुए कैसे उनका सही तरीके से रिवीजन करें जिससे कि हमारे प्रीलिम्स में सफलता सुनिश्चित हो सके। तो यहां पर आप अपने आप को इनरोल करके अपने प्रीलिम्स की सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं स्टडी IQ PCS की टीम के साथ। सलमान लाइव कोड का इस्तेमाल करिएगा। यहां पर भी जो बैच आपका क्लोज हो रहा है वो 31 ऑफ मार्च को हो रहा है, तो ये आप सभी के लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है। फटाफट इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को इनकैश कराइए और अपनी सक्सेस को सुनिश्चित करिए। चलिए देखते हैं कि यहां पर पहला प्रश्न आप सभी के लिए आज के सेशन में क्या बनाया गया है। तो सवाल आप सभी के लिए है, चपरघटा गांव के हाल ही में चर्चा में रहने का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से है? गंगेटिक डॉल्फिन, जैव प्रौद्योगिकी पार्क, बारासिंगा, या फिर टेक्सटाइल मशीन पार्क। तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये जो चपरघटा गांव है ये हाल फिलहाल में चर्चा का केंद्र बना रहा है, क्योंकि यहां पर अगर हम देखते हैं तो एक न केवल राज्य का बल्कि देश का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क यहां पर स्टैब्लिश करने की घोषणा की गई है राज्य सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में जो वाराणसी वाला क्षेत्र है या उत्तर प्रदेश के अन्य जो भी जिले हैं, ओवरऑल उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर आपको टेक्सटाइल से संबंधित बहुत सारी औद्योगिक इकाइयां भी देखने को मिल जाएगी। बनारसी साड़ी का उत्पादन या कह लीजिए बनारसी साड़ियां बहुत अच्छे किस्म की जो बनाई जाती है बनारस में बनाई जाती है। हैंडलूम उद्योग वहां पर फल फूल रहा है, कहां पर? बनारस में फल रहा है, फूल फूल रहा है। तो इसी चीज को देखते हुए जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो टेक्सटाइल क्षेत्र में काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है और उसका विकास भी कर रही है। तो इसी के मद्देनजर यहां पर देश का पहला जो टेक्सटाइल मशीन पार्क है वो स्टैब्लिश किया जा रहा है चपरघटा गांव में। तो अब चपरघटा गांव की अगर हम बात करते हैं तो ये कहां पर है? ये कानपुर में है। तो कानपुर की अगर आप बात करते हैं तो कानपुर एक नगर आपको देखने को मिलता है और एक देहात मिलता है। संभवतः 1981 में जो है यहां पर कानपुर को अलग कर दिया गया था, कानपुर नगर और कानपुर देहात में। तो हम यहां पर कंबाइंड रूप से देखते हैं कि कानपुर नगर और कानपुर देहात जो है इनके आसपास वो कौन से जिले हैं जिसके साथ ये दोनों अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो यहां पर एक तो देखिए कि उन्नाव, दूसरा अगर हम यहां पर देखते हैं तो फतेहपुर, तीसरा हमीरपुर, चौथा जालौन, पांचवा औरैया और यहां पर छठा आपको कन्नौज देखने को मिलेगा। ये सारे के सारे जो जिले हैं ये कानपुर देहात और कानपुर नगर दोनों से अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो ये बात हो गई आपको कानपुर की। अब यहां पर टेक्सटाइल उद्योग की अगर बात करें तो कहां टेक्सटाइल उद्योग में जो मशीनें उपयोग में लाई जाती हैं उनको ज्यादातर हम अन्य देशों से आयातित करते हैं, यानी कि हमारी निर्भरता उन मशीनों के लिए अन्य देशों पर है। तो इस निर्भरता को कम करने के लिए और भारत के अंतर्गत अगर हम यहां पर देखते हैं जो मेक इन इंडिया पहल शुरू की गई है उसको बढ़ावा मिल सके, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए यहां पर देश के पहले टेक्सटाइल पार्क मशीन पार्क को कानपुर के निकट भोगनीपुर क्षेत्र में चपरघटा गांव में 875 एकड़ भूमि के अंतर्गत बनाया जाएगा। और ये जो पूरा का पूरा मशीन पार्क होगा ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित होगा। इसकी घोषणा राज्य सरकार के द्वारा की गई थी। अब ये जो यहां पर टेक्सटाइल उद्योग में मशीनें इस्तेमाल की जाती है ये मुख्य रूप से चीन, वियतनाम, दक्षिण कोरिया, ताइवान और यूरोप जैसे अन्य जगहों से आयातित किया जाता है। तो इस पार्क के निर्माण से क्या होगा कि जो मेक इन इंडिया पहल है इसको तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ ही साथ जो आयात पर हमारी निर्भरता है वो कम हो जाएगी। इसके साथ ही साथ इस पार्क से तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए तक के निर्यात का भी अनुमान है, यानी कि जहां तक अगर हम बात कर रहे हैं मशीनों को आयातित कर रहे हैं, अब अगर इस पार्क के निर्माण हो जाती है और ये सही तरीके से संचालित होने लगता है तो 30,000 करोड़ रुपए का हमें निर्यात करने का अवसर मिलेगा, जो कि काफी अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो इस परियोजना के तहत अगर देखें तो 200 से अधिक बड़ी और मध्य इकाइयां स्थापित की जाएंगी जिसमें तकरीबन 1.5 लाख लोगों को रोजगार भी मिलेगा, यानी कि रोजगार सृजन का अवसर भी इसके माध्यम से हमें देखने को मिल रहा है। तो उत्तर प्रदेश में बनारसी साड़ियों की बात करें, यहाँ पर चिकनकारी, हैंडलूम और पावरलूम उद्योग की जो है काफी ज्यादा प्रसिद्ध है और इनकी प्रसिद्धि को देखते हुए राज्य सरकार क्या कर रही है, इस सेक्टर में तीव्र गति से प्रगति करने के प्रयास कर रही है। अब सरकार ने यहीं पर अगर देखते हैं तो टेक्सटाइल और अपैरल जो नीति है 2022 इसके तहत इस उद्योग को सशक्त बनाने के लिए और राज्य में जो टेक्सटाइल हब है, टेक्सटाइल जो उद्योग है उस उद्योग को बढ़ावा देते हुए राज्य को टेक्सटाइल हब के रूप में विकसित करने के लिए लखनऊ के पास यहां पर पीएम मित्र पार्क सहित राज्य के 10 जिलों में 10 नए टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा भी की है और इनमें से कई सारे टेक्सटाइल पार्क जो है स्थापित भी कर दिए गए हैं। वर्ष 2030 तक अगर हम देखते हैं तो भारत का लक्ष्य क्या रखा गया है कि भारत को जो टेक्सटाइल बाजार है वो $350 अरब तक पहुंचाने का अनुमान भी है, यानी कि ये एक
फोरकास्टिंग है, यानी कि हम एक लक्ष्य रखे हुए कि हमें इतना तक पहुंचाना है और ऐसा अनुमान भी है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में राज्य सरकार ने कहां पर डॉल्फिन सफारी स्थापित करने की घोषणा की है? लखनऊ, प्रयागराज, मथुरा या फिर वाराणसी? गंगा डॉल्फिन, गंगेटिक डॉल्फिन की अगर हम बात करते हैं तो इससे लेकर के यहां पर एक डॉल्फिन सफारी का स्थापना के लिए राज्य सरकार के द्वारा घोषणा की गई है। और ये जो डॉल्फिन सफारी पार्क है ये वाराणसी में स्टैब्लिश करने के लिए बात कही गई है। तो अब वाराणसी की अगर लोकेशन को हम देखते हैं मैप पर तो ये रहा वाराणसी। और इससे सटे हुए जिलों की अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में तो यहां पर आप चंदौली देख सकते हैं, मिर्जापुर देख सकते हैं, फिर यहां पर भदोही है या जिसे हम संत रविदास नगर के नाम से आप जानते हैं, जौनपुर है। इसके अलावा आप यहां पर गाजीपुर। तो ये वो जिले हैं जो कि वाराणसी से अपनी सीमा को संलग्न करते हैं या साझा करते हैं। अब गंगेटिक डॉल्फिन की अगर हम बात करते हैं तो इनकी जनसंख्या में वृद्धि करने के लिए, साथ ही साथ यहां पर उनके प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वाराणसी में डॉल्फिन सफारी, ठीक है, स्थापित करने के लिए घोषणा की गई। अब ये कहां पर अगर देखते हैं, वाराणसी में एक स्थान है, वाराणसी कैथी से ढकवा गांव। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं, जो यहां का कैथी और ढकवा के बीच का जो स्थान है, यहां पर डॉल्फिन की जो संख्या है वो काफी ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। तो इसीलिए इस स्थान का चुनाव किया गया है। अब लोगों की अगर डॉल्फिन की अगर हम बात करते हैं तो डॉल्फिन के संरक्षण के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक और शिक्षित करने के लिए यहां पर अगर हम देखते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार ने डॉल्फिन मित्र की नियुक्ति की है, जो कि वन विभाग के द्वारा मिलकर के लोगों के मध्य डॉल्फिन के संरक्षण और उससे संबंधित जो भी जागरूकता है फैलाने का प्रयास करेंगे, लोगों को शिक्षित करने का प्रयास करेंगे। टाइगर ऑफ द गंगा के नाम से डॉल्फिन को जाना जाता है, गंगा नदी डॉल्फिन को। और इसका वैज्ञानिक नाम अगर हम देखते हैं तो प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका है। तो इसका वैज्ञानिक नाम भी कभी पूछ सकता है। और इसे अगर हम देखते हैं तो मुख्य रूप से भारत, नेपाल और बांग्लादेश की जो प्रमुख नदी प्रणालियां हैं, जो रिवर सिस्टम है, वहां पर हमें इसे देखते हैं कि सुगमता से पाई जाती है, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुल्ली सागू, जो ये पूरा का पूरा रिवर सिस्टम है, यहाँ पर मिलती है। हालिया रिसर्च की अगर हम बात करते हैं तो जो यहाँ पर गंगा नदी बेसिन है और उसकी जो सहायक नदियां हैं, जिनमें प्रमुख रूप से गंडक, चंबल, घाघरा, कोसी और रूपनारायण, यमुना है, यहाँ पर इनकी जो प्रेजेंस है, उपस्थिति दर्ज की गई है। इसे अगर हम बात करें तो वर्ष 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। ये असम राज्य का जो है राजकीय जलीय पशु भी है, ठीक है, असम का। और कब इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया? वर्ष 2000 में। अब इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये चूंकि एक स्तनपायी है, मैमल है, तो इसकी वजह से ये क्या करता है कि जल के अंदर सांस नहीं ले पाता है। तो सांस लेने के लिए ये बार बार तकरीबन 30 से 120 सेकंड के अंतराल पर ये ऊपर आती है, ठीक है। तो ये इसकी टाइम है। अब सांस लेते समय एक ध्वनि जो है उत्पन्न करती है और इसी वजह से इसको सोन्स या सुसुक भी कहा जाता है। और मुख्य रूप से ये अगर हम बात करते तो ये दृष्टिहीन होती है, यानी कि डॉल्फिन को दिखाई नहीं पड़ता है और ये केवल मीठे जल के स्रोतों में ही पाई जाती है। इसके द्वारा एक ध्वनि उत्पन्न की जाती है जिसे हम अल्ट्रासोनिक ध्वनियां कहते हैं। अल्ट्रासोनिक ध्वनियों की अगर बात करें तो ऐसी ध्वनियां जिनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की होती है, तो उन ध्वनियों को हम अल्ट्रासोनिक या हम पराध्वनियां कहते हैं, ठीक है। तो अल्ट्रासोनिक ध्वनि उत्सर्जित होती है जिसकी वजह से जो अन्य मछलियां होती हैं या जो इसके शिकार होते हैं वो ऊपर की ओर उछलते हैं, जिससे उन्हें अपने दिमाग में एक छवि बनाने में मदद मिलती है और ये फिर अपना शिकार कर लेती है। IUCN के अंतर्गत अगर हम देखें तो इसे रेड डाटा लिस्ट में लुप्त प्राय के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। वही भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत देखें तो इसे अनुसूची 1 में सूचीबद्ध किया गया है। इसके बचाव के लिए, इसके संरक्षण के लिए, इसकी जनसंख्या में वृद्धि के लिए भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा कई प्रकार की योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, जिनमें अगर हम प्रमुख रूप से देखते तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत वर्ष 2021 में की गई। वहीं बिहार का जो पटना में जो है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर को स्थापित किया गया है पटना विश्वविद्यालय के पास यहां पर 2021 में। वहीं अगर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो यहां पर अब आपको देखने को मिलेगा, सवाल पूछा गया है हाल ही में कहां पर बिठूर महोत्सव का आयोजन किया गया है। 4 स्थान दिया गया है। अब इसमें आपको बताना है। बिठूर की अगर हम बात करें तो यह एक ऐतिहासिक स्थान है जिसका जुड़ाव 1857 की क्रांति से भी रहा है। 1857 की क्रांति की वजह से ही बिठूर जो है एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में जाना जाता है। तो बिठूर महोत्सव के आयोजन की अगर हम बात करते हैं तो ये कानपुर में किया गया है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इससे हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो 21 से लेकर के 23 मार्च तक यहाँ पर
अगर हम बिठूर महोत्सव की बात करें तो ये प्रतिवर्ष इसका आयोजन किया जाता है। हालांकि ये डेट फिक्स नहीं होती है, लेकिन ये प्रतिवर्ष इसका आयोजन किया जाता है। कहां पर किया जाता है? तो ये बिठूर महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश के कानपुर के एक ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल बिठूर में किया जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश, और अब यहां पर जो ये आयोजन किया गया इस बार, तो इसमें उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की जो साझा संस्कृति है और उसकी जो विरासत, ऐतिहासिक विरासत है, उस पर पूरा का पूरा ये महोत्सव आधारित था। अब यहां पर इसकी अगर बात करें तो स्वतंत्रता संग्राम के जो प्रमुख नायक थे, तात्या टोपे, नाना साहब, रामचंद्र पांडुरंग, इन्होंने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो संघर्ष की शुरुआत की थी वो यही बिठूर नामक स्थान से की थी, जो कि कानपुर में गंगा नदी के तट पर सिचुएटेड है। कानपुर की जब घेराबंदी की गई थी 5 जून से 25 जून की 1857 के मध्य, तो ये गंगा नदी के किनारे पर जो बिठूर है, यहीं से इसकी घेराबंदी कर दी गई थी। वहीं मराठा पेशवा की अगर बात करें, बाजी राजूती की, तो इनके जो दत्तक पुत्र थे नाना साहब को अंग्रेजों के द्वारा बिठूर में ही निर्वासित कर दिया गया था और उनका किला विद्रोह के रणनीति का मुख्यालय भी बना था। तो यहीं पर जो ब्रिटिश जनरल था हैवलॉक, उसने 19 जुलाई 1857 को बिठूर पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद अंग्रेजों ने यहां पर आग लगा दिया था। इसकी वजह से क्या हुआ था कि जो यहां पर नाना साहब की पुत्री थी, जो कि मात्र 14 वर्ष की थी, मैनावती, वो शहीद हो गई थी इस आग में। तो यहीं पर उनकी याद में एक सड़क, एक रोड का निर्माण करवाया गया है, जिसे मैनावती मार्ग के नाम से जाना जाता है। ये उन्हीं की स्मृति में बनाया गया। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। सवाल है, स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 के अनुसार उत्तर प्रदेश ने देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तीसरा, चौथा, पांचवा या छठवां? तो यहां पर स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 जो जारी की गई है, उसके अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप की संख्या जो कि रजिस्टर्ड रूप से काफी ज्यादा बढ़ रही है और यहां पर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है। तो यहां पर उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है। अब ना केवल उत्तर प्रदेश के केवल जो नोएडा, गाजियाबाद या कह ले कि ऐसे जिले जहां पर स्टार्टअप की संख्या ज्यादा हुआ करती थी, बल्कि उत्तर प्रदेश के जो अन्य जिले हैं, जो छोटे जिले हैं, वहां पर भी रजिस्टर्ड स्टार्टअप की संख्या में वृद्धि देखने को मिली है। तो प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो यहां पर अभी देखिए जो रिपोर्ट आई है, इसके अनुसार स्टार्टअप इकोसिस्टम में उल्लेखनीय वृद्धि करते हुए उत्तर प्रदेश का जो है तीसरा स्थान रहा है और यहीं पर जो है 26 स्टार्टअप जो है 26 स्टार्टअप को यूनिकॉर्न का दर्जा दिया गया। यूनिकॉर्न क्या होता है हम इस पर बात में करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा हम इस पर विस्तार से चर्चा कर ले। अब राज्य सरकार की अगर बात करें तो यहीं पर राज्य में 14,000 से अधिक स्टार्टअप उभर चुके हैं, जो और यह देश का पहला एक ऐसा राज्य बन गया है जहां 49 जिलों में स्टार्टअप सक्रिय हैं। तो यह काफी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि यानी कि उत्तर प्रदेश में जो 75 जिले हैं उनमें से 49 जिलों में स्टार्टअप सक्रिय हैं, यह बात कही जा रही है। पहले स्टार्टअप के केंद्र की अगर बात करें तो केवल नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ और कानपुर होते थे, लेकिन अब अन्य छोटे शहरों में भी स्टार्टअप की संख्या में हमें वृद्धि देखने को मिल रही है। अब यहां पर उत्तर प्रदेश का टोटल स्टार्टअप में योगदान कितना है, यह देख लेते हैं। तो दिल्ली की अगर हम बात करें तो भारत में जितने स्टार्टअप हैं उनका 10%, वहीं कर्नाटक की अगर बात करें तो 10.6% योगदान है, जबकि उत्तर प्रदेश का ये कितना हो गया है 9.6% जो है योगदान हो गया है भारत के संपूर्ण स्टार्टअप के मामले में। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है अगर हम देखेंगे तो ये हो सकता है बहुत ही जल्द दिल्ली को पछाड़ते हुए दूसरे स्थान पर भी पहुंच जाएगा। उत्तर प्रदेश के 10 शीर्ष स्टार्टअप संख्याओं की अगर हम बात करते हैं, जो स्टार्टअप हब वाले शहर हैं उनमें सबसे पहला स्थान जो है नोएडा का है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो लखनऊ, और तीसरे स्थान पर हमें गाजियाबाद, चौथे स्थान पर कानपुर हमें देखने को मिलता है। तो अब यूनिकॉर्न की हम लोग बात करते हैं। तो यूनिकॉर्न क्या है? बेसिकली एक स्टार्टअप है जिसे यूनिकॉर्न का दर्जा दिया जाता है। कब दिया जाता है कि ये एक निजी स्वामित्व वाली कंपनी होती है पहले तो, ठीक है, कंपनी है या फर्म है जिसका बाजार पूंजीकरण यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होता है। तो यानी कि जब ये शर्त फुलफिल कर ली जाती है किसी स्टार्टअप को या किसी फर्म को, तब यूनिकॉर्न का दर्जा दिया जाता है। यह अन्य उत्पादों, सेवाओं के अलावा रचनात्मक समाधान और नए व्यापार मॉडल को पेश करने के लिए भी समर्पित होती है। साथ ही साथ जैसे कि फिनटेक कंपनीज हैं, एडटेक है, बिजनेस टू बिजनेस है, यानी कि B2B कंपनियां हैं, इसी श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको प्रश्न का सही उत्तर मिल गया कि प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल पूछा गया है आप सभी से, हाल ही में उत्तर प्रदेश प्रशासन ने कहां पर आयोजित होने वाले नेजा मेले पर प्रतिबंध लगा दिया है? संभल, वाराणसी, मथुरा या फिर बहराइच? तो यहां पर प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, संभल। अभी अगर हम देखते हैं तो बीते वर्ष यानी कि वर्ष 2024 में संभल की जो जामा मस्जिद थी उसको लेकर के वो चर्चा में रहा। वहां पर हिंसक घटनाएं भी हो गई थी, कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। अब एक बार फिर से अगर हम देखते हैं तो यहां पर सालार मसूद जो गाजी हैं उनकी याद में यहां पर एक मेले का आयोजन करवाया जाता है। ठीक है, तो यहां पर जो मेला है
उसी को हम नेजा मेला कहते हैं। और उत्तर प्रदेश प्रशासन ने संभल में प्रति वर्ष आयोजित होने वाले नेजा मेले पर रोक लगा दिया है। रीजन बिहाइंड क्या है, चलिए इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक बार यहां पर संभल की स्थिति को देख लेते हैं, फिर हम बातचीत आगे करेंगे। तो संभल को अगर देखिए तो मानचित्र पर यहां पर आपको इस तरह से देखने को मिलता है। इसकी सीमाएं अगर हम देखते हैं तो रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, बुलंदशहर, अलीगढ़ और बदायूं से संलग्न होती है। तो ये इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन हम देख लिए हैं उत्तर प्रदेश के मानचित्र पर। अब यहां पर देखिए कि जो महमूद गजनवी था, ठीक है, महमूद गजनवी, उसके जो भतीजे थे और सेनापति सैयद सालार मसूद गाजी, उन्हीं की याद में संभल में प्रतिवर्ष जो है एक मेले का आयोजन किया जाता है। इसी मेले को नेजा मेला नाम दिया गया है और उत्तर प्रदेश प्रशासन ने इस मेले पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसकी वजह से संभल और यह मेला एक बार फिर से चर्चा का केंद्र बना हुआ है। तो यहां पर अब्दुल सालार गाजी की अगर हम बात करें तो इनकी जो कब्र का निर्माण है ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में किया गया। तो ध्यान रखिएगा, इनकी जो कब्र है वो कहां पर मौजूद है, बहराइच जिले में। लेकिन जो मेले का आयोजन किया जाता है कहां पर किया जाता है, वो संभल में किया जाता है। इतिहासकारों की अगर हम बात करते हैं तो पृथ्वीराज चौहान और जब महमूद गजनवी की सेनाओं के मध्य संघर्ष हुआ था तो गजनवी की सेना के जो भी सिपाही थे, जो भी सैनिक थे, वो जब वहां पर कई सैनिक मारे जाते हैं तो उनकी मज़ारें यानी कि उनकी कब्र को वही संभल में बना दिया गया। तो धीरे धीरे यहां पर जो लोग हैं वो उनकी मज़ारों पर, उनकी कब्रों पर एज ए श्रद्धालु के रूप में आते हैं। तो इन्हीं जगहों पर तो यहीं पर नेजे मेले का आयोजन किया जाने लगा था। तो यहां पर अब उत्तर प्रदेश प्रशासन के द्वारा रोक लगा दी गई है इस मेले के आयोजन को लेकर के। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि जो महमूद गजनबी था ये विदेशी आक्रांता था और किसी भी आक्रांता का जो सेनापति है उसके मजार या उसके जो सिपाही से यहां पर मारे गए थे उनकी कब्रों पर इस तरह के मेले का आयोजन नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ जो संभल है ये पृथ्वीराज चौहान की राजधानी भी अतीत में रह चुकी है। तो यहां पर पूरा का पूरा ये मामला था। चलिए अब आगे हम लोग बातचीत कर लेते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी कि एनसीएपी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां किया गया, गोरखपुर, गाजियाबाद, नोएडा या फिर लखनऊ। तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की अगर हम बात करते हैं तो इसका आयोजन जो है गोरखपुर में किया गया है, ठीक है। और यहीं पर अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले गोरखपुर पर एक बार हम लोग नजर डाल लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे। तो गोरखपुर की जो स्थिति है उत्तर प्रदेश के मानचित्र पर हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर इससे कौन से सटे हुए जिले हैं तो महाराजगंज आपको देखने को मिल रहा है, संत कबीर नगर देखने को मिलेगा, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, देवरिया और कुशीनगर। तो इतने 7 जिले इसके साथ संलग्न होते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश का एक ऐसा स्थान है जहां पर राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान उत्तर प्रदेश में, ये सवाल प्रश्न में पूछा भी गया है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है कहां पर, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अब यहां पर जो आप देखते हैं मानसून जब आती है तो 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती है। एक तो आपकी अरेबियन सी वाली और दूसरी फिर ये बंगाल की खाड़ी में चली जाए। तो अरेबियन सी वाली जो मानसूनी हवाएं हैं उसकी वजह से भी यहाँ पर बारिश होती है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो हिमालय से जब वो पवनें टकराती है तो यहाँ पर बारिश करा देती है। उसके अलावा यहाँ पर जो रिट्रीटिंग मानसून है और बे ऑफ बंगाल वाला पोर्शन से भी कुछ हद तक यहाँ पर बारिश होती है। तो इस तरह से जो यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान बन जाता है उत्तर प्रदेश में गोरखपुर। अब आपको कमेंट सेक्शन में यह बताना है कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जहां पर सबसे कम वर्षा होती है, ये कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। चलिए आगे बातचीत करते हैं। तो गोरखपुर का जो नगर निगम है और उसके अलावा WRI इंडिया दैट इज वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इंडिया के संयुक्त प्रयास से गोरखपुर में NCAP पर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने कई बातों का जिक्र किया। इन बातों में मुख्य रूप से पर्यावरण संरक्षण और कार्बन उत्सर्जन को लेकर के कई वक्तव्य दिए गए, कई घोषणाएं की गई। अब यहां पर यह भी जोर दिया गया कि इनको कम करना है। साथ ही साथ जो यहां पर केंद्र सरकार की एक लक्ष्य है कि नेट कार्बन उत्सर्जन जो कि 2070 तक लक्ष्य रखा गया है, इसको प्राप्त करने में अगर हम बात करें तो जो प्रौद्योगिकी है और जो जन जागरूकता है वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यह बात यहां पर कही गई। उन्होंने अपने संबोधन में, अपने भाषण में इस बातों का भी समावेशन किया कि वर्ष 2017 से लेकर के अब तक 17 लाख हैलोजन हटा करके LED स्ट्रीट लाइट लगाई गई है, जो कि राज्य के लिए एक काफी महत्वपूर्ण अचीवमेंट के रूप में देखा जा रहा है और जिससे तकरीबन 1000 करोड़ रुपए की बचत और ऊर्जा की खपत में कमी आई है।
वही कॉन्फ्रेंस में वर्ष 2027 तक गोरखपुर को खुले में कचरा जलाने से मुक्त करने के लिए प्रभावी रणनीति बनाने पर भी महत्वपूर्ण चर्चा की गई थी। तो ये कुछ इसके प्रमुख बातें रही। अब यहां पर राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम क्या है, तो इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये कार्यक्रम लाया क्यों गया था, क्या इसका मोटिव था, उद्देश्य था। तो यहां पर इससे संबंधित जितने भी हितधारक हैं उनको शामिल करके आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कर वायु की जो प्रदूषण की जो व्यवस्था है, यानी कि जो वायु प्रदूषण हो रहा है उसको कैसे व्यवस्थित करना है, वायु प्रदूषण को कैसे कम करना है, यही इसका मुख्य रूप से क्या है, लक्ष्य है या इसका उद्देश्य है। विशिष्ट कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 131 शहरों की पहचान भी की गई है, यानी कि कहां पर हमें वायु प्रदूषण को कम करना है, तो इसके लिए यह चीज किया गया है। एनसीपी के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, प्राण। तो यह पोर्टल किसके द्वारा किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, जो कि यहां पर जो इसका उद्देश्य है यानी कि वायु प्रदूषण, उस पर निगरानी रखता है कि कितनी, कहां पर जो चिन्हित किए गए जिले हैं वहां पर कितना प्रदूषण कम हो रहा है या बढ़ रहा है। शहर की कार्य योजनाओं और कार्यान्वयन की स्थिति की निगरानी करना इस पोर्टल का प्रमुख कार्य है और शहरों के द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं को दूसरे के अनुकरण के लिए भी साझा करना में मदद करता है ये। तो यहां पर प्रश्न का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि गोरखपुर। बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम लोग। सवाल है, उत्तर प्रदेश राज्य में नगर निगमों की संख्या कितनी है। अब देखिए, स्टैटिक क्वेश्चन है और सेशन हमारा है करंट अफेयर्स का। इसको इसलिए पूछा गया है कि अभी जिस प्रश्न पर हम लोगों ने चर्चा किया कि जो गोरखपुर नगर निगम और WRI के संयुक्त प्रयास से NCAP का एक नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था, तो उसी आयोजन में, उसी नेशनल कॉन्फ्रेंस में इस बात का निर्णय भी लिया गया कि उत्तर प्रदेश के जितने भी नगर निगम हैं उन सब में सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में जो नगर निगमों की संख्या है वो कुल 17 है। तो कौन कौन से नगर निगम है, एक बार इन पर नजर डाल लेते हैं। कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, बरेली, अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर, गोरखपुर, फिरोजाबाद, मथुरा, अयोध्या, झांसी और शाहजहांपुर। ये कुल 17 नगर निगम है, यानी कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उत्तर प्रदेश में। तो अब यहां पर मामला क्या था कि जो गोरखपुर में यहां पर स्वच्छ वायु कार्यक्रम आयोजित की गई, तो इसी में 17 नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया। अब सोलर सिटी क्या होता है, ये एक ऐसा शहर होता है जहां पर उसकी जो ऊर्जा की अपनी आवश्यकताएं होती हैं उनको मुख्य रूप से सौर ऊर्जा के माध्यम से पूरा किया जाता है। इसमें बिजली उत्पादन, जलापूर्ति और परिवहन और संबंधित जो भी बुनियादी सेवाएं हैं उनको सौर ऊर्जा पर ही, वो सारी की सारी जो है सौर ऊर्जा पर ही निर्भर होती हैं। इसका उद्देश्य क्या है सोलर सिटी का, तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का अधिकतम दोहन करना है, यानी कि उपयोग करना है, और साथ ही साथ जो कार्बन उत्सर्जन है इसको कम करना है, यानी कि वर्ष 2070 तक जो नेट कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया उसको पूर्ति करने में भी ये जो सोलर सिटी है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो यहां पर अगर देखें तो नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। तो ऐसी बातें इसके अंतर्गत इस कॉन्फ्रेंस में भी की गई थी। तो चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। उत्तर भारत में जायद की फसल आमतौर पर कब बोई जाती है, मार्च अप्रैल में, मई जून में, फरवरी मार्च में या फिर जनवरी फरवरी में। ये सवाल भी अब आपको स्टैटिक लग रहा होगा, हालांकि अभी सवाल जो न्यूज आई है जिसके कॉन्टेक्स्ट में इस सवाल को फ्रेम किया गया है। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जायद की 9 फसलों को किसान क्रेडिट कार्ड और जो प्रधानमंत्री बीमा योजना है उसके अंतर्गत शामिल कर दिया है। तो इसलिए इस सवाल को फ्रेम किया गया है, करंट से संबंधित है, लेकिन क्वेश्चन का जो आप देख रहे हैं कि पूछने का तरीका है वो स्टैटिक है। तो यहां पर अगर हम देखते हैं कि जो जायद की फसल है ये रबी और खरीफ की फसलों के बीच में उगाई जाने वाली फसलें हैं। इनके बोने की जो अवधि है वो मार्च और अप्रैल है। ठीक है, तो प्रश्न का सही उत्तर मार्च और अप्रैल हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि इनकी कटाई कब होती है, यानी कि जायद की फसलें कब काटी जाती हैं। चलिए, तो यहां पर क्या है, जायद की 9 फसलों को किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC और प्रधानमंत्री फसल जो बीमा योजना है यानी कि PMFBY इसके अंतर्गत शामिल कर दिया गया है। इसके अंतर्गत अब क्या होगी, जो किसान है वो मूंगफली, मक्का, मूंग, उड़द, पपीता, लीची, तरबूज, खरबूजा और आंवला जैसी फसलों के लिए KCC और फसल बीमा योजना का लाभ उठा सकेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहां पर जो किसान हैं इन्हें कृषि कार्यों के लिए आसानी से ऋण उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही साथ जो नेचुरल कैलेमिटीज हैं, यानी कि जो प्राकृतिक आपदाएं हो जाती, कभी बाढ़ हो जाती है, कभी सूखा हो जाती है, इस तरह की जो इंसिडेंट्स हो जाते हैं उससे फसलों की जो क्षति हो जाती है उस पर उन्हें क्षतिपूर्ति मुहैया कराई जाएगी। अब जायद की फसलों की बात करें तो रबी और खरीफ के मौसम के बीच की अवधि में उगाई जाने वाली ये फसलें हैं, और जिसमें अगर हम बात करते हैं
तेज गर्मी और शुष्क हवाएं सहन करने की क्षमता होती है। उत्तर भारत में अगर हम देखते हैं तो जायद की फसलें मार्च और अप्रैल के महीने में बोई जाती है। जायद की प्रमुख फसलों में अगर हम देखते हैं तो खीरा, कद्दू, करेला, तरबूज, ककड़ी, गन्ना और मूंगफली जैसी फसलें शामिल की जाती हैं। तो यहां पर अब आपको बताना है कि जायद की फसलें जो है कब काटी जाती है, साथ ही साथ आपको यहां पर यह भी बताना है कि रबी और खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं और कब काटी जाती हैं। अक्सर इससे संबंधित सवाल पूछा जाता है, इसलिए कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2014, 2016, 2018, 2021। अगेन एक बार आपको फिर से प्रश्न लग रहा होगा कि स्टैटिक क्वेश्चन है, चूंकि इसके संदर्भ में बातचीत की गई है कि जायद के 9 फसलों को शामिल कर लिया गया है किसमें, केसीसी और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत। तो ये जो योजना है ये एक बार अगर हम देखते हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि सवाल इस पर भी पूछा जा सकता है। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसकी शुरुआत जो है वर्ष 2016 में की गई थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब यहां पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो थी और इसी का जो संशोधित रूप था राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, इसको परिवर्तित करते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत जो है वर्ष 2016 में की गई थी, यानी कि इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, जिसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा क्या किया जा रहा है, प्रशासित किया जा रहा है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत ऐसे क्षेत्र जिनको अधिसूचित कर दिया गया है, तो उन अधिसूचित क्षेत्रों में जो अधिसूचित फसलें हैं उनको उगाने वाले किसानों या पट्टेदार जो भी किसान हैं इन किसानों सहित सभी किसानों को कवरेज दिया जाएगा। यानी कि ऐसे किसान जो कि अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलें उगाते हैं वो इस योजना यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत लाभ लेने के पात्र होंगे। अब इसका उद्देश्य क्या है कि प्राकृतिक आपदाओं, रोगों और कीटों या किसी भी वजह से फसल अगर खराब हो जाती है तो एक व्यापक बीमा कवर मुहैया कराया जाए किसानों को, जिससे कि उनकी आय को स्थिर रखने में मदद मिल सके। अब कृषि क्षेत्र के लिए ऋण का प्रवाह उपलब्ध करना इसके उद्देश्य में शामिल है। इसके अलावा किसानों की आय को स्थिर करना है, स्टेबलाइज करना है, किसानों को नवीन और आधुनिक कृषि पद्धतियों से अपनाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है, उनके अंदर जागरूकता फैलाना है, उनके अंतर्गत उनको और शिक्षित करना है। अब इसके अंतर्गत बीमा किस्त की बात कर लेते हैं, तो इस योजना के तहत जो किसान हैं इन्हीं किसानों के द्वारा दी जाने वाली निर्धारित बीमा किस्त या प्रीमियम की अगर बात करें तो खरीफ की सभी फसलों के लिए 2% और सभी रबी फसलों के लिए 1.5% है। वाणिज्यिक अगर हम बात करें तथा बागवानी फसलों के मामले में बीमा किस्त जो है यह 5% होती है। तो ये कुछ इससे संबंधित प्रमुख बातें रही। चलिए अब आप सभी के लिए लास्ट में हर बार की तरह से एक बार फिर से अभ्यास प्रश्न है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। सवाल है, इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन हाल ही में कहां किया गया? गाजियाबाद, नोएडा, कानपुर या फिर लखनऊ में? कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा। इसके अलावा जो आपसे और भी प्रश्न पूछे गए उनका भी उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा। और यहां पर हमारे प्रश्न पूछने का मकसद यही है कि आप खुद से कुछ प्रश्नों को सर्च करें, जिससे कि आप और भी अन्य बातों को जान सके और आपका नॉलेज बूस्ट हो सके। इस पूरे सेशन की पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, study.with-salman sir, और इसी नाम से मेरी इंस्टा आईडी भी है। तो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और अगर आपको कोई क्वेरी करनी है, कोई बात जाननी है, कोई चीज परीक्षा से संबंधित है आपको जानना है, तो आप मुझसे यहाँ और यहाँ पर कहीं पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। और स्टडी IQ के किसी भी कोर्स में आप सलमान लाइव कोड का इस्तेमाल करके इनरोल होते हैं तो आपको यहाँ पर मेरे द्वारा फ्री मेंटोरशिप आपको मिलेगी। साथ ही यहाँ पर जो भी आपका सिलेबस है उसको स्ट्रेटेजिकली कवर करवाते हुए आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित कराया जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा हमारा ये सेशन आपको कैसा लगा। हमें आपके जवाब और प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहता है। और अंत में एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा जैसे कि अभी ARO का एग्जाम भी होने वाला है, UPPCS की भी परीक्षा की नोटिफिकेशन आ गए, तो संबंधित जो भी सेशन है वो आपसे मिस ना हो। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, एक बार सेशन को शेयर भी कर दीजिए, जिससे जो और भी छात्र जो हमारे साथ जुड़ नहीं सके वो सेशन का लाभ उठा सके। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।